इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं जीआईएफ। जीआईएफ वीडियो का फॉर्मेट भी होता है एक वैसे तो जीआईएफ बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एक नाम और देते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है ना वो स्टेप वाला बनता है, इसके लिए इसको स्टेप फंक्शन नाम देते हैं। या फिर जो मैं इसको मैक्सिमम बोलता हूँ, मतलब वो भी इसका ही एक नाम है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये इसका नाम है। तो इतने नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ये होता क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये ऐसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। डिनोट करने का मेथड क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसको हम बॉक्स ऑफ x भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ x। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, लेस देन और इक्वल टू x मतलब x से, अगर x खुद एक इंटीजर है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, अगर x खुद एक इंटीजर है यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो तुम डायरेक्टली 2 उठा लोगे, ठीक है। लेकिन सपोज अगर x एक इंटीजर नहीं है, जैसे लिखा हुआ है 2.5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 ऐसा लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 से जस्ट पहले जो इंटीजर आने वाला है, तो वो कौन सा इंटीजर आने वाला है, वो 2 आने वाला है। मतलब अगर ये नॉन इंटीजर है तो हम इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर उठाएंगे, और अगर वो इंटीजर है तो हम एज इट इज उठा लेंगे। सीधी सी बात है कि नंबर का जो भी इंटीग्रल पार्ट है वो हमें पिक करना है वहां पे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, ये क्या होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई जो होता है वो होता है 3, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो 3.14 समथिंग से जस्ट पहले आने वाला वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, इसके बाद सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3, ये क्या होगा, काव्या बता जरा क्या होगा ये। सॉरी, -2 होना चाहिए, नहीं -3। ये -3 होना चाहिए क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप लिखोगे तो हाँ -3 2.3 जो होता है वो इट इज लाइंग बिटवीन -2 एंड -3। सो -2.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, -3 होगा, तो हम बोलेंगे, ठीक है। अभी ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए है। क्वेश्चन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.9 बार, ये क्या होगा, ये बताओ मुझे। 2 होना चाहिए, इसलिए 2 होना चाहिए बिकॉज 1.9 बार को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो हमें 1.9 बार का वैल्यू 2 मिला था, तो इसके लिए इसका वैल्यू जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा ये, आई थिंक, जितना भी मैंने अभी तक बताया है। तो प्रथमेश आ गया है, प्रथमेश अपना कैम ऑन कर दे एक बार। तो ये फिलहाल हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कुछ इस तरीके का होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पहले वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ये होती है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो नंबर हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, और उसके प्रीसीडिंग नंबर से ग्रेटर होता है, ये श्योर है, प्रीसीडिंग नंबर से ग्रेटर होता है। बट नंबर के लिए अगर हम देखेंगे, एक्स के लिए देखेंगे, तो या तो उससे लेसर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट में सम इंटीजर लिखा हुआ है, कोई इंटीग्रल वैल्यू लिखी है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई करके इसको लिखा जा सकता है। मतलब ये जो इंटीग्रल वैल्यू अंदर लिखी हुई है उसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, वेयर आई इज एन इंटीजर। ये तुम आराम से देख करके समझ भी सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस 5,
तो सिंपल सी बात है कि ये 5 जब ऐड होगा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू को ही तो आगे बढ़ा रहा होगा, मतलब ये 7.3 बना देगा। तो उसको हम डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं। अब या तुम डायरेक्टली 7 लिखो या स्प्लिट करके लिख दो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 इज 2 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इज 5, सो स्प्लिट करके भी वैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर इंटीजर है तो आप डायरेक्टली उसको बाहर निकाल सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ये है। आई होप ये क्लियर होगा। किसी को डाउट है यहां तक अभी? नहीं। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर लिखा हुआ है सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस x2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस x2 लिखा हुआ है, तो ये कैसा आएगा? मैं बोल रहा हूं कि ये आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2 प्लस 1 से लेसर एंड इक्वल होना चाहिए, और ग्रेटर किससे होना चाहिए? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2, ऐसा होना चाहिए ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब जरा सोच के बताओ यार, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर आपने x1 और x2 अगर सपोज नॉर्मल दो इंटीजर ले लिए, सिर्फ 5 एंड 3, तो 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा। और अगर हम यहाँ पे 5 और 3 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो 9 से तो लेसर रहने वाला है, और 5 प्लस 3 के इक्वल रहने वाला है। लेकिन अगर सपोज x1 का वैल्यू मैं डालता हूँ 5.3 और x2 का वैल्यू डालता हूँ मैं 3.3, तो सोच के देखो ये क्या आ रहा होगा, 8.6 आ रहा होगा। इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो 8 आएगा, जो यहाँ पे भी 8 आने वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ देखोगे तो ये 8 प्लस 1 करोगे तो 9, तो इनइक्वालिटी अभी भी वैलिड है। लेकिन अगर हमने सपोज ऐसा कर दिया कि 5.9 एंड 3.9, इन दैट केस क्या होगा? अभी देखना इंटीग्रल पार्ट कितना आने वाला है यहाँ पे, ये आ जाएगा 5.9 प्लस 3.9 करोगे तो इट विल बी अराउंड 9.8। जब इंटीग्रल पार्ट हम लेंगे इस जगह पे तो आएगा 9, जबकि यहाँ पे जब हम ले रहे होंगे तो इट इज 5 प्लस 3, और जब यहाँ पे हम ले रहे होंगे तो इट इज 5 प्लस 3 प्लस 1। तो देखो इनइक्वालिटी अभी भी वैलिड है, लेकिन क्या हो रहा है, जब फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन का सम अगर 1 के ऊपर निकल जाता है, इन दैट केस वो इसके इक्वल हो जाता है, और दोनों फ्रैक्शन का सम अगर लेस देन 1 रहता है तो इन दैट केस वो इसके इक्वल रहता है। तो ये इनइक्वालिटी इसलिए वैलिड रहती है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन भी कभी कभी क्या होता है, ऐड होकर के 1 बन जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट हो तो यार अभी बोल दो अभी तक। ठीक है, अब मुझे यार एक प्रॉपर्टी और बतानी है, लेकिन यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही कुछ भी बताने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी में कहीं अलग बता देता हूँ, मतलब इसको फोर्थ डाल दिया मैंने, सपोज प्रॉपर्टी का नंबर चेंज कर दिया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होगा? इसके लिए मैं लिख देता हूँ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस एक्स का मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, इसको हम डायरेक्टली माइनस एक्स लिख सकते हैं। कब लिखोगे? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब वो इंटीजर नहीं होगा तो इट विल बी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये एग्जांपल हमारे लिए है, इसके लिए सामने ध्यान से देखो। हमने देखा एक्चुअली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -3 आना चाहिए, और अगर हम इसके थ्रू चलते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? -2.3 -1। ध्यान से देखो, माइनस बॉक्स ऑफ 2.3 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ 2.3 इज -2 -1, ये करोगे तो तुम्हें 3 ही मिलने वाला है। तो मैंने फॉर्मुलाइज जो किया है वो मैंने इस कंडीशन को देख करके इसको फॉर्मुलाइज किया है। एक्चुअल कंडीशन ये थी, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक्चुअल कंडीशन है, उसी को देख करके फिर मैंने इसका ये फॉर्मूला बनाया है। अब तुम लोग इसको आराम से देखो और देख करके मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो डिस्कस करो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अरे यार,
ठीक है, तो अब मैं कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूँ यार ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। तो इंटीग्रल पार्ट भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है कि उस नंबर में जो भी इंटीजर है, उस नंबर के जस्ट पहले वाला इंटीजर। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि जीरो, तो जीरो पे जीरो ही इंटीजर है। 0.1 के जस्ट पहले जीरो इंटीजर है, 0.2 के जस्ट पहले जीरो इंटीजर है। तो जीरो से लेकर के 1 तक अगर तुम कोई भी नंबर देख रहे होगे, उन सबसे पहले वाला इंटीजर क्या आने वाला है? जीरो। मतलब अगर मैं यहाँ साइड में वैल्यू लिखता जाऊं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, जीरो जीरो ही रहेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0+1, ये 0.1, ये क्या है? जीरो ही रहेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.2, ये भी क्या रहेगा? ये जीरो ही रहेगा। एंड सो ऑन, ये सब कुछ जीरो ही रहने वाला है। कब तक जीरो रहने वाला है? जब तक ये 1 पे नहीं आ जाता। जैसे ही ये 1 पे आएगा, तो 1 पे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिखूंगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, तो वो हो जाएगा 1। जैसे ही ये 1 पे आएगा, ये पॉइंट स्विच करके ऊपर यानी कि 1 पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू लेगा 1। फिर 1.1 के लिए इंटीग्रल पार्ट क्या रहने वाला है? 1.1 के लिए 1 रहने वाला है। 1.2 के लिए भी ये 1 रहने वाला है, क्योंकि 1.2 से जस्ट पहले 1 ही इंटीजर है। तो यहां से लेकर के 2 तक ये 1 ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम 2 पे जाओगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 क्या आ जाएगा? वो 2 हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 इज 2। फिर 2.1 पे 2 रहेगा, 2.2 पे भी 2 रहेगा, 2.3 2.4 तक वो, मतलब जब तक 3 नहीं आ जाता तब तक वो 2 ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही 3 आएगा तो 3 पे ही ऊपर चला जाएगा। तो देखो, ये होल और डॉट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। 3 पे मैं यहाँ पे होल बना देता हूँ, ऊपर डॉट बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 पे वैल्यू वो यहाँ नहीं ले रहा है, बल्कि यहाँ पे ले रहा है। अब 3 से लेकर के 4 तक वो वैल्यू 3 ही लेने वाला है। लेकिन जैसे ये 4 पे जाएगा, तो ये वैल्यू फिर से ऊपर स्विच हो जाएगी, मतलब ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू। अब 4 पे उसका इंटीग्रल पार्ट 4 बन जाएगा। एंड सो ऑन, ये चल रहा होगा। तो तुम्हें ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इसने वैल्यू 3 ले लिया, इसके ऊपर वैल्यू 4 ले लिया। अब अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे, यानी -1 से 0 की तरफ रहेंगे, तो -1 से 0 की तरफ इसको देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा? -1 आ रहा होगा यहाँ तक। ये -1 आ रहा है। फिर -2 पे अगर तुम देखोगे, -2 से लेकर के -1 के बीच में क्या आ रहा है? तो -2 से लेकर के -1 पे वैल्यू इसका जो है वो -2 ही आ रहा है। ये तो इस तरीके से ये स्टेप्स बन रहे हैं पूरे में। सिमिलरली हम -3 पे भी देख सकते हैं कि -3 पे वैल्यू क्या होगा? -3 से लेकर के -2 तक उसका जो वैल्यू होगा दैट इज -3। तो ऐसा ग्राफ बनता है। और ग्राफ में पूरा का पूरा स्टेप्स दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, सारे स्टेप्स बन रहे हैं। ये स्टेप्स के फॉर्म में बन रहा है कि एक स्टेप यहाँ बना, फिर दूसरा स्टेप यहाँ बना, तीसरा स्टेप यहाँ बना। ग्राफ इस तरीके का बनता है, इसीलिए हम इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ग्राफ कैसे बन रहा है ये सबको समझ में आना चाहिए। अगर किसी को ये समझने में डाउट आ रहा है तो मुझे एक बार पूछो। दैट इज अगेन अ फंक्शन विच इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, वैसे हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या फंक्शन होता है, जरा इसको भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ x, और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट। मतलब नंबर में से जब आप उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल देते हो, तो जो भी बचता है दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट अगर हमने हटा दिया, तो जो भी कुछ बच रहा है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। चलो पहले एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2। तो 1.2 में से अगर मैं 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है, 1 हटा दूंगा तो इंटीग्रल पार्ट में क्या आ जाएगा? 0.2। ठीक है, या अगर सपोज मैं लिखता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या आने वाला है? पाई में से इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आया था? 3 आया था, वो मैंने हटा दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या आ गया? पाई -3 आ जाएगा। जो भी इंटीग्रल पार्ट को हटाने के बाद बच रहा होगा दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, काव्या मुझे बता इसका वैल्यू क्या आने वाला है? Sir, -0.8.
0.8 एग्जैक्टली, माइनस नहीं प्लस। अच्छा हाँ हाँ प्लस होगा। नंबर तुम्हारे पास है -1.2 और इसमें से जब इसका तुम फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी इंटीग्रल पार्ट जो निकालोगे वो आएगा -2, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें दिखेगा 2 - 1.2 दैट इज 0.8। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसकी प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर, अब इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी वो इंटीजर है वो हमेशा 0 रहने वाला है। दूसरी बात, अगर हमने ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा, क्योंकि इंटीजर की वजह से फ्रैक्शन पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर कभी लिखा हुआ है 2.2 + 5, तो मैंने अगर यहाँ पे इंटीजर ऐड भी कर दिया तो ये फाइनली क्या आ रहा होगा? ये फाइनली आ जाएगा 7.2। तो 7.2 से क्या हुआ? इसके इंटीग्रल पार्ट में तो चेंज हुआ, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट तो अभी भी 0.2 है ना, जो पहले था वही अभी भी है, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि इफ x इज पॉजिटिव, इन दैट केस इफ x इज पॉजिटिव देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ये क्या क्या वैल्यू लेता है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x या तो 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब भी x इंटीजर को बिलोंग कर रहा होगा तो फ्रैक्शनल, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे देखना, ये वही सेम चीज मैंने करके दिखाई है तुम्हें पहले यहाँ पे कि -1.2 था। एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ थी, कि मैंने क्या किया कि नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया और सब कुछ किया। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन थी, लेकिन मुझे फॉर्मूला बनाना था। तो फॉर्मूला मैंने कैसा बनाया? फॉर्मूला मैंने ऐसा बनाया, ऐसा। अब तुम यहां से देख सकते हो, इसी को अगर मैं लिखूं, सॉरी, इसी को अगर मैं लिखूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 देन इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 and it can be written as 1 minus 0.2 that can be written as 0.8। तो 0.8 लाने के लिए मैंने इस तरीके का कैलकुलेशन बना दिया है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन इसका ये है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है। इसको नोट कर लो जल्दी से, ग्राफ ध्यान से देखना इसका। ग्राफ में देखो तुम्हें क्या दिखने वाला है। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी में भी मैं लिख दूंगा, मैंने लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी में भी मुझे लिख देना चाहिए था वो। देखते जाना जरा। अगर मैं वैल्यू लूंगा 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है 0। मैं लूंगा 0.1 तो आएगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक कि वैल्यू 1 नहीं आ जाता। ये लाइन ऐसे ही बनेगी, ये वाली लाइन यहां से लेकर के यहां तक, ये लाइन एज इट इज बनेगी। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 0.1 डालोगे तो 0.1 आएगा, 0.2 डालोगे तो वैल्यू 0.2 आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू देर होगा। लेकिन जैसे ही 1 आएगा, 1 क्योंकि एक इंटीजर बन चुका है, तो 1 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये फिर से 0 पे आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0 हो जाता है। अब क्या होगा? 1 से लेकर के 2 के बीच में देखो क्या हो रहा होगा। 1 से लेकर के 2 के बीच में ऐसा होगा कि 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.3 पे 0.3 एंड सो ऑन जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे, मतलब ये लाइन फिर से ऐसे ही चल रही होगी, लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचोगे ये फिर से 0 हो जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में क्या होगा? 2.1 पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम 3 पे पहुंचेंगे तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके के ग्राफ आगे बनते जा रहे होंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो -1 पे अगर तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा।
और यहां से -2 के लिए ग्राफ ऐसा जा रहा होगा एंड सो ऑन। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, पर कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो पा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। मतलब इसको मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में ही हमेशा लाई करता है। ये पॉइंट समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो यार एक बार मुझे, और नहीं है तो उसको अब नोट कर लो।